हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ और ये प्रैक्टिस का 7वां वीडियो है। इसके पहले 6 वीडियो आ चुके हैं। रीट एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। प्ले लिस्ट बनी हुई है। मैंने 2011 वाले पेपर से शुरुआत की थी और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के एसएसटी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। और मैंने प्लेलिस्ट इसलिए बना दी है ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? पहला विकल्प है हर्षचरित, दूसरा विकल्प है अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा विकल्प है मुद्रा राक्षस और चौथा विकल्प है मृक्ष कटिकम। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नाम के राजा और शकुंतला नाम की एक युवती के बीच प्रेम की कहानी है और इस नाटक में हमें एक गरीब मछुआरे की दुर्दशा का वर्णन मिलता है। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है, तो ये कालिदास ने लिखा है। ये भी आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। हर्षचरित को बाण भट्ट ने लिखा है, मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्त ने लिखा है और मृक्ष कटिकम को महाराज शूद्रक ने लिखा है। तो इन सब के बारे में भी आपको जानकारी आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? पहला विकल्प है ताराबाई शिंदे, दूसरा विकल्प है पंडिता रमाबाई, तीसरा विकल्प है ज्योतिराव फूले और चौथा विकल्प है राज सुंदरी देवी। तो स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित करवाई ताराबाई शिंदे ने। ए विकल्प इसमें सही है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और आपको याद रखना है ताराबाई शिंदे। ज्योतिराव फूले की एक पुस्तक याद रखनी है, गुलामगिरी। इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। तो इसमें ए विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? पहला विकल्प है विश्वास, दूसरा विकल्प है धर्म, तीसरा विकल्प है उपासना और चौथा विकल्प है भाषा। तो संविधान की प्रस्तावना संविधान के सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। यह अपने अधिकारों के स्रोतों को इंगित करती है। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत की गई थी और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अब इसने पूछा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है। तो भाषा भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं दिया गया है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भारत में पथ विक्रेता अधिनियम कब लागू हुआ? पहला विकल्प है 2010, दूसरा है 2011, तीसरा है 2013 और चौथा है 2014। तो भारत में पथ विक्रेता यानी जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन यह लागू हुआ 2014 में। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा करने और पथ विक्रय गतिविधियों को विनियमित करने और इससे जुड़े मामलों और अब तक प्रासंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम है। तो इसे भी आपको याद रखना है। 2014 में ये लागू हुआ। याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला है ब्रिटिश संविधान, दूसरा है अमेरिका के संविधान, तीसरा है फ्रांस के संविधान और चौथा है कनाडा के संविधान। तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कनाडा से 3 और विशेषताएं अपनाई गई हैं। कौन कौन सी? संघवाद का केंद्रापसारक रूप, दूसरा है केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है।
अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और द्विसदन, ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का महाभियोग, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाना, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और संविधान की प्रस्तावना, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार, तो ये सब लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। तो सबके बारे में आपको याद रखना है, इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? पहला विकल्प है बी.डी. जत्ती, दूसरा विकल्प है वी.वी. गिरी, तीसरा विकल्प है जैल सिंह और चौथा है एन.एस. रेड्डी। तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1974 से 1977 तक सेवा की और वह भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे तो पहले कौन थे? तो पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आपको याद रखना है जितना मैं बताती चल रही हूँ। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बी.डी. जत्ती ने कार्य किया। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। वी.वी. गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति और एन.एस. रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति। तो इन सबके बारे में भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, किन 2 राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? पहला विकल्प है उत्तराखंड झारखंड, दूसरा है केरल कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश राजस्थान और चौथा है पंजाब उड़ीसा। तो लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन होता है। अब इसमें पूछा गया है कि किन 2 राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। 25-25, आंध्र प्रदेश में भी 25 हैं और राजस्थान में भी 25 हैं। तो इनकी ही समान है निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सी विकल्प। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भी जान लीजिए। उत्तराखंड में 5 निर्वाचन क्षेत्र हैं, झारखंड में 14 हैं, केरल में 20, कर्नाटक में 28, पंजाब में 13 और उड़ीसा में 21। तो ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा में 21 हैं, ये याद रखिए। और सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 80। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? पहला है 81, दूसरा है 91, तीसरा है 101 और चौथा है 102। तो भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो वह है 91। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसने मंत्रिपरिषद के आकार पर लोकसभा की कुल सदस्यता के 15% से अधिक नहीं होने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये भी आपको याद रखना है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है, ये भी आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। जो 81वां संशोधन है इसमें कहा गया है कि वह 1 वर्ष में आरक्षण के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, जिसमें अग्रेसित आरक्षण शामिल है, 50% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कहता है 81वां संविधान संशोधन। 101 संविधान संशोधन ये क्या कहता है? इसने राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की, यानी जीएसटी की। और 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा की प्रत्याभूति दी। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है। एक प्रश्न आपको संविधान संशोधन से जरूर मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? पहला विकल्प है पीके थुंगन समिति, दूसरा है बीआर मेहता समिति, तीसरा है अशोक मेहता समिति और चौथा है सादिक अली समिति। तो 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की, तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। पहला विकल्प है बांग्ला अंग्रेजी संस्कृत, दूसरा है अंग्रेजी हिंदी संस्कृत, तीसरा है संथाली हिंदी संस्कृत और चौथा है गुजराती मराठी अंग्रेजी। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है। अब जो 8वीं अनुसूची है इसमें भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं आपको बता देते हैं। असमिया, बंगाली, हिंदी, संस्कृत, संथाली, ओरिया, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, मैथिली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, डोंगरी और बोडो। ये 22 भाषाएं हैं। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानिए, तो संथाली हिंदी संस्कृत, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 22 भाषाएं आपको याद रखनी हैं। कहीं पर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है कहलाता है। पहला विकल्प है प्रदीप्त वृत्त, दूसरा है भूमध्य रेखी वृत्त, तीसरा है दीर्घ वृत्ताकार पथ और चौथा है उत्तर अयनांत। तो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अवरोही पवनें प्रवाहित होते हैं। पहला विकल्प है घाटी से पर्वत की तरफ, दूसरा है पर्वत से घाटी की तरफ, तीसरा है समुद्र के स्थल की तरफ और चौथा है स्थल से समुद्र की तरफ। तो अवरोही पवनें क्या है? तो अवरोही पवनें जल निकासी वाली हवा है और यह पवन पर्वत से घाटी की तरफ बहती है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और इन हवाओं को प्रायः गिरती हवाएं भी कहा जाता है। तो इतना और आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कयाल किस तट पर स्थित है? पहला विकल्प है मालाबार तट, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है काठियावाड़ तट और चौथा है कोरोमंडल तट। तो कयाल जो है मालाबार तट पर स्थित है, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कयाल केरल में पाया जाने वाला पश्च जल है और मालाबार तट की एक अनूठी विशेषता है, यह भी आपको याद रखना है। तो ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ व फैकोलिथ संबंधित हैं। पहला विकल्प है भूकंप से, दूसरा है ज्वालामुखी से, तीसरा है नदी से और चौथा है गुरुत्वाकर्षण से। तो बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ ये ज्वालामुखी से संबंधित है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं? पहला लिखा है फेयंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली हैं, दूसरा है फेयंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, तीसरा है बालू या स्फटिक पदार्थ
स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। और चौथा है उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। और पांचवा है फेयंस से मनके, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फेयंस जो है अप्राकृतिक रूप से बनाई गई सामग्री है, यानी कि ये हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए ये कीमती है। हड़प्पा सभ्यता में फेयंस से बनी चीजें पाई गईं। यह पुरातात्विक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं और हमें इस काल के आर्थिक और सामाजिक वर्गों को समझने में मदद करती हैं। अब इसमें जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो फेयंस की खदानें मेहरगढ़ में नहीं मिली क्योंकि ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता नहीं है। फेयंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ये भी गलत है। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, ये सही है। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, ये भी सही है। और फेयंस से मनके, चूड़ियां, झुमके, छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा सही है। सी विकल्प इसमें सही हो। बनाया कैसे जाता है? क्योंकि ये हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होता, तो इसे रेत या पाउडर क्वार्टज को गोंद का उपयोग करके एक वस्तु में ढाला गया था। उसके बाद वस्तुओं को लेपित किया गया था, जिससे उनकी सतह पर एक चमकदार कांच की उपस्थिति दे रही थी। सीसा अक्सर नीला या समुद्री हरा होता था। तो फेयंस से मनके, चूड़ियां, झुमके, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो आपको याद रखना है कि फेयंस प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता है, ना ही इसकी खदानें हैं, ये बनाया जाता है। तो सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? पहला है सोम एक पौधा था। दूसरा है ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रमुख देवता थे। तीसरा है सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। चौथा है उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ रचे गए थे। और पांचवा है इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था। अब जो कथन सत्य हैं वह बताना है। अब इसने जो ऋग्वैदिक काल के विषय में सत्य है वह बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन से सही हैं। सोम एक पौधा था, ये सही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रमुख देवता थे, गलत है, क्योंकि प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र और सोम थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं थे, गलत हो गया। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, ये सही है। उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ रचे गए थे, ये गलत है, क्योंकि इस अवधि के दौरान ऋग्वेद संहिता की केवल 2 से 7 पुस्तकें तैयार की गई थीं। उपनिषद और आरण्यक ग्रंथ नहीं रचे गए इस काल में, तो ये गलत हो गया। और इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, ये भी गलत है, क्योंकि इंद्र प्रमुख देवता थे। तो इसमें पहला सही है, तीसरा सही है, ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित कीजिए। हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो लिखा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये होते हैं महोगनी के वृक्ष। सी से मिला देंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे मिला देंगे साल से, डी से। पर्वतीय स्प्रूस, ए से मिला देंगे। और मैग्रोव ताड़, इसे बी से मिला देंगे। तो पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का बी, यानी कि जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रमुख प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, कौन कौन सी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां, पर्वतीय वन और सदाबहार वन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है? पहला विकल्प है सिंहभूम, बेलाडिला, नेल्लोर आंध्र प्रदेश। दूसरा है कुद्रेमुख, मयूरभंज, बोकारो। तीसरा है बोकारो, बेलाडिला, मयूरभंज। और चौथा है मयूरभंज, सिंहभूम, बेलाडिला। तो भारत में लौह अयस्क के संसाधन काफी प्रचुर मात्रा में है। अब इसमें पूछा गया है कि भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह, तो मयूरभंज ये उड़ीसा में है,
सिंहभूम झारखंड में है और बेलाडिला छत्तीसगढ़ में है। डी विकल्प इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पटेलिया, बीचियो, लालर व माछर क्या है? पहला विकल्प है मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, दूसरा है मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत, तीसरा है मेवात के प्रसिद्ध गीत और चौथा है हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत। तो पटेलिया, बीचियो, लालर व माछर ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से वापस आ जाती हैं? पहला विकल्प है समताप मंडल, दूसरा विकल्प है मध्य मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है बाह्य मंडल। तो रेडियो तरंगें आयन मंडल से वापस आती हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वायुमंडल की जो 5 परतें हैं, ये परतें आपको याद रखनी है। पृथ्वी की सबसे समीप है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। ये 5 परतों का क्रम आपको याद रखना है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और हवाई जहाज भी समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? पहला विकल्प है टाइफून, दूसरा है हरिकेन, तीसरा है विली विलीज और चौथा है टोर्नेडो। तो चक्रवात निम्न दाब वाले क्षेत्रों के आसपास वायुमंडलीय अशांति के कारण होता है और तेज और अक्सर विनाशकारी वायु परिसंचरण द्वारा प्रतिष्ठित होता है। अब इसमें पूछा गया है कि किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं। तो जल स्तंभ एक ऐसी घटना है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र में एक ऊर्ध्वाधर जल फनल का निर्माण होता है, यानी कीपनुमा आकार। तो इसमें जो विकल्प सही है वह है डी, टोर्नेडो। टोर्नेडो को समुद्र में जल स्तंभ कहा जाता है। टोर्नेडो जलप्रपात बवंडर हैं जो जल के ऊपर बनते हैं या स्थल से जल की ओर बढ़ते हैं। तो डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? पहला है लेब्राडोर धारा, दूसरा है ओयासिबो धारा, तीसरा है बेंगुएला धारा और चौथा है अलास्का धारा। तो पूछा गया है कि कौन सी ठंडी धाराएं हैं। तो लेब्राडोर धारा, ओयासिबो धारा, बेंगुएला धारा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और कौन कौन सी ठंडी धाराएं हैं? अंटार्कटिका धारा, कैलिफोर्निया धारा, फॉकलैंड धारा, ये भी ठंडी धाराएं हैं, ये आपको याद रखना है। अलास्का धारा ये गर्म धारा है, तो ये भी याद रखिएगा। ठंडी और गर्म धाराओं से प्रश्न पूछा गया है, आपको याद रखना है ठंडी धाराएं भी और गर्म धाराएं भी। गर्म धाराएं कौन कौन सी हैं? तो गर्म धाराएं हैं गल्फ स्ट्रीम, कोरोसियो, सोमाली, अलास्का, अलिनीनो, ब्राजील, ये सभी गर्म धाराएं हैं, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। पहला विकल्प है तारे, दूसरा है तारामंडल, तीसरा है ग्रह और चौथा है खगोलीय पिंड। तो वे पिंड जिनके पास अपना ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से सबसे निकट है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद अरुण, फिर वरुण। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी याद रखिए। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। तो जो तारे होते हैं ये विशाल खगोलीय पिंड हैं और ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं और इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा होता है। तो तारों के बारे में आपको ये याद रखना है।
तारामंडल क्या है? तो तारामंडल तारों का समूह है। और खगोलीय पिंड क्या है? तो खगोलीय पिंड जो है ये जो आकाश में सूर्य, चंद्रमा और रात्रि के समय जो तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये सभी खगोलीय पिंड होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला विकल्प है अहिल्याबाई होलकर, दूसरा विकल्प है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा विकल्प है रानी चन्नम्मा और चौथा है नाना फादनीस। तो कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया रानी चन्नम्मा ने। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जब अंग्रेजों ने कित्तूर यानी कि आज वर्तमान में जिसे कर्नाटक कहते हैं कि छोटे राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की, तो रानी चन्नम्मा ने हथियार उठाए और ब्रिटिश विरोधी प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। पहला विकल्प है आग्नेय शैल, दूसरा है कायांतरित शैल, तीसरा है अवसादी शैल और चौथा है प्राथमिक चट्टानें। तो जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाता है तो उसे अवसादी शैल कहते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शैलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय शैल तब बनती हैं जब पिघली हुई चट्टान ठंडी होकर जम जाती है, यानी कि मैग्मा या लावा। तो जब ये ठंडा होकर जम जाता है तो आग्नेय शैल का निर्माण होता है। और रूपांतरित शैल कैसे बनती है? जब मौजूदा चट्टानें गर्मी या दबाव या प्रतिक्रियाशील तरल पदार्थ जैसे गर्म खनिज युक्त पानी से परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये कहलाती हैं कायांतरित शैलें। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। और इसमें तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? पहला विकल्प है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा विकल्प है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है स्वदेशी आंदोलन और चौथा है होम रूल आंदोलन। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के शुभारंभ के साथ शुरू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905 में और होम रूल आंदोलन 1916 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको बता ही दिया है, इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। तो ये सब भी साथ में आपको याद रखना है और इसमें दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? पहला विकल्प है लोएस, दूसरा है डेल्टा, तीसरा है हिमोर और चौथा है छत्रकशिला। तो पूछा गया है कौन सा अपर्दन स्थल रूप है, तो वह है छत्रकशिला। इन्हें मशरूम चट्टानें भी कहते हैं, मशरूम रॉक। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो मशरूम चट्टानों को रॉक पेडिस्टल भी कहा जाता है और यह प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चट्टान है जिसका आकार मशरूम जैसा होता है। और यह तब बनती हैं जब तलछटी चट्टानों की अधिक प्रतिरोधी परत नरम परत के ऊपर बैठती है, तो इससे इनका निर्माण होता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। लोएस क्या है? तो विमृदा, लोएस को विमृदा भी कहते हैं। तो यह हवा से उड़ने वाली गाद का एक निक्षेप है जो महाद्वीपों के बड़े क्षेत्रों को ढक देता है। डेल्टा क्या है? तो डेल्टा आर्द्र भूमि है जो तब बनते हैं जब नदियां अपना पानी और तलछट पानी के दूसरे निकाय जैसे महासागर, झील या अन्य नदी में गिराती हैं। और हिमोर
तो हिमोड़ गंदगी और चट्टानों का संचय है जो ग्लेशियर की सतह पर गिर गई हैं या जो ग्लेशियर के साथ आए हैं जैसे वह आया है। हिमोड़ बनाने वाली गंदगी और चट्टानें आकार में चूरा गाद से लेकर बड़ी चट्टानों और शिलाखंड तक हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आवश्यक है और इसमें चौथा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? पहला विकल्प है जीवाश्म ईंधन, दूसरा है हवा, तीसरा है सौर ऊर्जा और चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। तो दो प्रकार के ऊर्जा के स्रोत होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जो लंबे समय से उपयोग में आ रहे हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, जीवाश्म ईंधन। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय स्रोतों के रूप में भी जाना जाता है। यह बिना किसी कमी के बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो ये सभी जो लिखे हुए हैं ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं और इसमें पहला विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला विकल्प है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है संसद, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री और चौथा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। संसद का निर्माण कैसे होता है? इस प्रश्न में तो पहला विकल्प सही हो गया। अब यदि पूछ लिया जाए कि संसद का निर्माण कैसे होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? पहला विकल्प है अकबर, दूसरा विकल्प है शाहजहां, तीसरा विकल्प है हुमायूं और चौथा विकल्प है जहांगीर। तो विश्व शांति का विचार अकबर ने आगे बढ़ाया। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? पहला विकल्प है गुरु नानक देव, दूसरा विकल्प है गुरु अंगद देव, तीसरा विकल्प है गुरु गोविंद सिंह और चौथा विकल्प है गुरु तेग बहादुर। तो खालसा की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है और इन्होंने ही खालसा की स्थापना की थी। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। गुरु नानक देव ये सिखों के पहले गुरु थे, गुरु अंगद देव ये दूसरे गुरु थे और गुरु तेग बहादुर ये 9वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह इस प्रश्न का उत्तर है और ये सिखों के 10वें गुरु थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। पहला विकल्प है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, दूसरा है समानता के अधिकार से, तीसरा है जीवन के अधिकार से और चौथा है संवैधानिक उपचार के अधिकार से। तो 6 मौलिक अधिकार हैं और मैंने आपको कई बार बताई भी है। इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो जीवन के अधिकार से। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। पहला विकल्प है संसद, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा है न्यायपालिका। तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। पहला विकल्प है सीमा, दूसरा विकल्प है निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा विकल्प है राज्य और चौथा है क्षेत्र। तो एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? पहला विकल्प है उपनिषद, दूसरा है वेद, तीसरा है आरण्यक और चौथा है पुराण। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास जाकर समीप बैठना,
पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है, और इसमें पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? पहला विकल्प है हड़प्पा, दूसरा विकल्प है वैदिक काल, तीसरा है महाजनपद और चौथा है गुप्त। तो कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था महाजनपद में, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 36 प्रश्न लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो वीडियो अभी तक आ चुकी हैं यदि आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।